नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में आहड़, गणेश्वर और बालाधल सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता जो थी वो राजस्थान के उदयपुर से थोड़ी सी दूर पर स्थित एक आहड़ कस्बा है। ये वहाँ की संस्कृति है, लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है। यहाँ तांबे के औजारों को बनाने का केंद्र मिलने के प्रमाण मिले हैं। स्थानीय लोग आहड़ को धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। आहड़ के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ और उसके बाद 1956 में श्री आर.सी. अग्रवाल की देखरेख में इसका उत्खनन कार्य हुआ। 1961 से 62 ईस्वी में पुणे विश्वविद्यालय के डॉक्टर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ की खुदाई का कार्य जारी रखा गया और अभी तक सारे क्षेत्र की खुदाई नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी खुदाई हुई है उससे ये प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। गिलुंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ बस्तियों के कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के ढेर मिले हैं और दूसरे स्तर की बस्ती में, जो कि पहले स्तर पर ही बसी थी, कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उसका घर में प्रयोग होना प्रमाणित होता है। चौथी बस्ती के स्तर में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 बस्तियों के स्तर मिले हैं, जिनमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि आदि में परिवर्तन यानी चेंजेस दिखाई देता है। तो ये सभी 8 स्तर एक दूसरे पर बनते और बिगड़ते गए और ये सारी बस्तियां जो है वो आहड़ नदी की सभ्यता कही जा सकती है। आहड़ सभ्यता के लोगों का निवास स्थान कैसा था? आहड़ सभ्यता के विशाल टीलों को देखने से पता चलता है कि यहाँ पहले काफ़ी समृद्धि रही होगी। आहड़ नगर पास में बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बसा हुआ था। आहड़वासी पत्थर में धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण करते थे, जिनमें सामने से सफाई से चिनाई की जाती थी। यहाँ मुलायम काले पत्थरों का भी प्रयोग अधिक किया जाता था। मकान छोटे और बड़े दोनों तरह के होते थे। निवास स्थान की दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक गुटके तथा छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी से लीपा जाता था और फर्श बनाने के लिए लोग काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी को भी मिला देते थे। मकानों की छतें बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता था और बांस में लकड़ी की बल्लियों द्वारा उसे ऊपर उठा दिया जाता था, जो नीचे कच्चे फर्श में गाड़ दी जाती थी। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से भी आहड़ सभ्यता के लोग परिचित थे। इसके लिए 15 से 20 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए हुए घड़ों को एक दूसरे के ऊपर बिछाकर पानी को सोखने के गड्ढे बना दिए जाते थे, जिसमें गंदा पानी गिरता रहता था। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हे की संख्या एक साथ देखी गई है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में बड़े परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी या सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ व्यवस्था रही होगी। जो आहड़ सभ्यता में मृदभांड और बर्तन मिले हैं, उस खुदाई में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले कुछ मृदभांड मिले हैं, जिससे मालूम चलता है कि लगभग 3000 साल से लेकर 4000 साल पूर्व सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश हुआ होगा। और जो खुदाई से प्राप्त सामग्री है उसमें सबसे अधिक संख्या जो मिली है वो मृदभांडों की है। आहड़ से प्राप्त लाल काले रंग के बर्तनों से मालूम चलता है कि आहड़ जो है वो लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के और बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के थे। ऐसे पात्र 3 प्रकार के हैं। पहले तो सिंपल है, सादे हैं, जिन पर किसी प्रकार की कोई डिजाइन नहीं है। दूसरे जिन पर अंदर और बाहर हल्की सी डिजाइनें की गई हैं और तीसरे प्रकार में बाहर और गर्दन पर सफेद रंग से कई प्रकार की लाइनें और बिंदु बने हुए हैं। इन बर्तनों में दैनिक उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिनमें घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन और साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, परंतु इनको बनाने में चाक का भी प्रयोग किया जाता था।
आहड़ का कुंभकार अपने कार्य में निपुण दिखाई देता है। बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जाते थे। खुदाई में अनाज रखने के 2 मृदभांड मिले हैं, जिन्हें यहाँ बोलचाल की भाषा में गोरे और कोट कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों से पता चलता है कि बर्तन बनाने का व्यवसाय बहुत विकसित था, और यहाँ से प्राप्त हुए विविध प्रकार के बर्तनों से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़ वासियों का ईरान से भी संबंध था। मुद्राएं, मोहरे और कुछ उपकरण मिले हैं खुदाई में। आहड़ की उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरे मिली हैं। इनमें जो कुछ मुद्राएं हैं वो स्पष्ट नहीं है। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है तो दूसरी में अपोलो खड़ा हुआ दिखाया है और जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकश है। इस मुद्रा में किनारों पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो कि स्पष्ट नहीं है। खुदाई में कुछ पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें शेकाश में जिसको चर्ट और स्फटिक यानी क्वार्ट्ज मुख्य है। आहड़वासी मकानों की सुरक्षा तथा सुंदरता के लिए स्फटिक के टुकड़े मिट्टी के गारे में जमा करके प्रयोग करते थे। आहड़वासियों द्वारा निर्मित पत्थर के जो औजार हैं वो गीली लकड़ी और हड्डियों को छीलने में बहुत उपयोगी रहे होंगे, जो कि यहाँ पाए गए हैं। ये औजार छोटे हैं साइज में और इनकी आकृति जो है वो बेढोल है, मतलब सुंदर नहीं है, लेकिन इनके जो किनारे हैं वो काफ़ी धारदार है यानी तेज है। आहड़ की खुदाई में तांबे की चाबी भी ली है। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुओं को बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा शायद राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। उस काल में एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से लोहे के उपकरण भी मिले हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्रमुख हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र के जो लोग हैं वो लौह संस्कृति का भी एक केंद्र रहा होगा। कुछ मणियाँ और आभूषण भी मिले हैं। आहड़ के निवासी जो थे वो कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे और ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे, जिनका उपयोग आभूषण बनाने और ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता होगा। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का भी काम किया जाता था और इनका आकार जो है वो गोल, चपटा और चतुष्कोणीय और षटकोणीय होता था। आहड़ वासियों के जो आभूषण हैं वो अधिकांशतः पक्की मिट्टी के मनके थे, किंतु कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। खुदाई में 2 प्रकार की मणियाँ प्राप्त हुई हैं। पहली तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पक्की हुई मिट्टी की। पत्थर के बने हुए मनके लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि रंगों में पाए गए हैं। संभवतः ये कीमती पत्थरों के मनकों का जो प्रयोग है यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे, तथा मिट्टी के मनकों का प्रयोग अन्य मध्यम और निम्न वर्ग के लोग करते थे। बड़े आकार वाले मिट्टी के मनकों को संभवतया जानवरों के गले में पहना जाता था, किंतु पत्थरों में मिट्टी के मनकों के अलावा इनके आभूषण, मूंगा, सीप आदि के भी ये बने होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गैंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। मानव आकृतियों में नाक जो बनाई जाती थी वो बहुत नुकीली बनाई जाती थी। आहड़ निवासी जो थे वो कृषि से भी परिचित थे और यहाँ जो बड़े बड़े भांड मिले हैं अन्न पीसने के पत्थर से ये प्रमाणित होता है कि लोग अन्न का उत्पादन करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज और दावतें हुआ करती थी और इस भाग में वर्षा भी अच्छी होती थी तथा नदी पास में होने से सिंचाई की व्यवस्था और यह सुविधा ये प्रमाणित करती है कि यहाँ अनाज अच्छी मात्रा में पैदा होता होगा। उत्खनन से यहाँ कपड़ों आदि पर छपाई करने के ठप्पे भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। शरीर से मैल छुड़ाने के छापे मिले हैं, जिससे मालूम चलता है कि आहड़वासी अपनी शारीरिक सफाई यानी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे। खुदाई में मापतोल के बाट मिले हैं, जिससे यहाँ व्यापार वाणिज्य होने का पता चलता है। आहड़ में अन्य उपकरणों में चमड़े के टुकड़े, मिट्टी की पूजा के पात्र, चूड़ियाँ मिली हैं, जिसके प्रमाण मनुष्य के अस्थि पंजर के ऊपरी सतह पर मिलने से लगाया जाता है। मृतकों के शव का जो मस्तक रखा जाता था यानी सिर उत्तर में और पांव दक्षिण में रखे जाते थे तथा उनके साथ उनके पहनने के आभूषण भी गाड़ दिए जाते थे। खंडक संख्या 6 के देखने से पता चलता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे और अन्य खंडकें भी यहाँ मिली हैं, जिसमें चूल्हे, आटा या मसाला पीसने के गाड़ेदार पत्थर आदि मिले हैं।
एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, जिससे मालूम चलता है कि घर का बहुत बड़ा परिवार रहा होगा, जहाँ बहुत सारे व्यक्तियों के लिए खाना एक साथ पकता होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः यहाँ सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था हो सकती है। तांबा गलाने की भट्टियां भी यहाँ मिली है, जिनका जो आकार है वो अर्ध गोलाकार है। आहड़ के पास में गिलुंड नामक स्थान पर जो उत्खनन से आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है, और गिलुंड के उत्खनन से काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं तथा चूने के प्लास्टर और कच्ची दीवारों के प्रयोग की जानकारी भी मिलती है। आहड़ से मिलते जुलते लाल काली धरातल में जो चित्रित धूसर मृदभांड है, वो सौराष्ट्र में रोजली नामक स्थान पर मिले हैं चित्रित मृदभांड। इस सभ्यता का केंद्र आहड़ ही रहा होगा। ऐसा अनुमान है कि आहड़ सभ्यता आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गई थी। अभी तक आहड़ सभ्यता का पूरी तरीके से उत्खनन नहीं हुआ है, अभी और होना बाकी है, इसलिए इस संस्कृति के उद्गम, विकास और विनाश के बारे में स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल जो है वो ईसा पूर्व से 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में, जो कि राजस्थान के सीकर के पास एक गणेश्वर का टीला है, जो नीम का थाना तहसील में स्थित है, जहां कांतली नदी का उद्गम स्थल भी है। गणेश्वर के टीले की खुदाई और आसपास के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति के विकास और प्रसार जैसी जटिल समस्याओं पर व्यापक प्रसार डालते हैं। और ऐसा माना गया है कि इस स्थल की जो तिथि है वो 2800 ईसा पूर्व के आसपास रही होगी। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में ये सबसे प्राचीन है, और गणेश्वर संस्कृति भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र रहा होगा। संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीमंगा जैसे विकसित केंद्रों को ताम्र यानी तांबा और ताम्र सामग्री गणेश्वर से ही प्राप्त होती होगी। गणेश्वर की खुदाई से सैकड़ों ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण मिले हैं। कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे और अन्य ताम्र आभूषण यहाँ से मिले हैं, और इन वस्तुओं में 90% तक तांबा मिला है। इनमें किसी अन्य धातु का मिश्रण नहीं है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि तांबे के अलावा अन्य धातु मिश्रित करने का ज्ञान उस समय तक नहीं रहा होगा। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ से, तो उस समय कांतली नदी में पर्याप्त जल था तथा जल जंतुओं का शिकार भी प्रमुखता से होता था। गणेशवन में मृदभांड मिले हैं, जिनमें प्याले, तस्त्रियाँ, कुंडियाँ प्रमुख हैं। इस समय पशुपालन भी शुरू हो गया था, इसलिए इस श्रेणी के मृदभांडों की आवश्यकता रही होगी। इस समय लोग मृदभांड कला में सिद्धहस्त हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। इन मृदभांडों को काले और नीले रंग से अलंकृत किया गया है। गणेश्वर के उत्खनन से यहाँ आवास के संबंध में साक्ष्य के रूप में मकानों के अवशेष मिले हैं, जिससे मालूम चलता है कि मकान जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए कई बार बड़े आकार के पत्थर के बांध भी बनाए जाते थे। कांतली नदी की उपत्यका में लगभग 300 ऐसे केंद्रों की खोज हो चुकी है जहां गणेश्वर संस्कृति फली फूली। अब पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता के बारे में, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभनगर तहसील में बालाथल स्थल में पाई गई है। बालाथल गांव के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले के उत्खनन का जो कार्य किया वो 93 में प्रोफेसर BN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर BS सिंधे और डॉक्टर आर के मोहंते और डॉक्टर ललित पांडे द्वारा किया गया। बालाथल के उत्खनन में क्रमानुसार 22 परतों की पहचान की गई है। आवास बहुत कम मिले हैं, और ये जो स्तर है वो बंजर भूमि के हैं। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार हैं तथा शेष ताम्रपाषाण युगीन भंडार हैं। और खुदाई से पता चलता है कि टीले का जो मध्य भाग है वो पूर्व ऐतिहासिक लोगों से आबाद रहा होगा। प्रारंभिक ताम्रयुगीन लोगों ने दक्षिण भाग में अपने आवास बनाए थे, जो कि टीले के धंसे हुए भाग के पास है। पुरातत्ववेत्ताओं ने बालाथल की ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के मध्य भाग का समय 2350 ईसा पूर्व के आसपास माना है। बालाथल की खुदाई में हड़प्पा संस्कृति के समान मृदभांड मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा लोगों से इनका संपर्क रहा होगा, और क्षेत्र के लोगों ने पत्थर और मिट्टी की ईंटों के बड़े बड़े मकान भी बनवा लिए थे। अन्यथा भारत के अन्य ताम्रपाषाण युगीन स्थलों पर केवल छोटे मिट्टी के मकानों के प्रमाण ही मिलते हैं। मृदभांड में मकानों के अलावा यहाँ से प्राप्त होने वाले तांबे के उपकरणों पर भी हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि 2700 ईसा पूर्व के आसपास बालाथल में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति इन लोगों ने स्थिर जीवन शैली अपना ली होगी।
बालाथल से प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन मृदभांडों के अवशेषों को दो भागों में बांटा जा सकता है, परिष्कृत और अपरिष्कृत। मृदभांड में प्यालियां और कटोरे मिले हैं और ये मृदभांड काले, लाल और लाल काले रंग वाले हैं। काले और लाल मृदभांड आहड़ के मृदभांडों की तरह काली पृष्ठभूमि में सफेद रंग से रंगे गए हैं। आहड़ की तुलना में बालाथल में अलंकृत मृदभांड जो मिले हैं वो बहुत कम संख्या में मिले हैं। बालाथल में अपेक्षाकृत मृदभांड अधिक संख्या में मिले हैं जो आग में पूरी तरह से पके भी नहीं हैं और उनके किनारे जो है वो भूरे और काले रंग के हैं। इस अपरिष्कृत श्रेणी में गोलाकार मिट्टी के घड़े विभिन्न आकारों में अधिकता से पाए गए हैं। बालाथल में तांबे के औजार मिले हैं जिनमें गंडासे, चाकू, उस्तरे और बाण का अग्रभाग मुख्य है। खुदाई में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति भी मिली है जो संभवतः पूजा के प्रयोजन से बनाई गई होगी। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि बालाथल क्षेत्र में सन 1800 ईसा पूर्व के आसपास जो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी वो विकसित थी तथा 1200 वर्ष के अंतराल के बाद यही क्षेत्र जो था वो लोह युगीन सभ्यता के लोगों के द्वारा आबाद किया गया। लोह युग इन अवशेषों में कुछ पत्थर के ढांचे में मिले हैं, 2 पाइप के टुकड़े मिले, 2 भिन्न भिन्न स्तरों पर पाए गए हैं तथा नलकूप और पूर्व ऐतिहासिक युग में जल निकासी की सूचना इसमें मिलती है। खुदाई में कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। उत्खनन में तांबे के सिक्के मिले हैं और सभी सिक्के पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं। इन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां खुदी हुई है। ये सिक्के संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बालाथल में पूर्व ऐतिहासिक काल के भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, घड़े, चूड़ियां और पशु आकृतियां भी मिली हैं। खुदाई में लोहे के औजार भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ये सभी औजार तीसरे स्तर से मिले हैं और इसी तीसरे स्तर पर लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। चौथे स्तर पर केवल राख दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि यहाँ किसी चीज़ को गलाने या गर्म करने के लिए अधिक आग का प्रयोग किया गया होगा। तो बालाथल क्षेत्र की खुदाई का काम अभी भी जारी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा आहड़, गणेश्वर और बालाथल सभ्यता के बारे में। थैंक यू।